After discussing some basic numerical problems, let's move on to the next level problem, that is advanced level problem. अब हम इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. एंड प्लीज ओपन योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एडवांस लेवल प्रॉब्लम. जो आपका एडवांस लेवल प्रॉब्लम का सेक्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 3 खोल लिया जाए. नाउ लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. Electrolysis of a solution of MnSO4 in aqueous sulfuric acid is a method for the preparation of Mn. According to the reaction, Mn2 plus H2O gives MnO2 plus 2H plus H2. Using a current of 27 ampere for 24 hours. Give 1 kg of MnO2. What is the value of current efficiency? What is the value of current efficiency? And also write anode cathode reactions. बड़ा ध्यान से समझा जाए. देखिए हो क्या रहा है. MnSO4 का सॉल्यूशन है in aqueous sulfuric acid. Is a medium for the preparation of MnO2. MnO2 को बनाने का एक जरिया एक तरीका है. मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा है MnSO4 का इन aqueous sulfuric acid के अंदर और वहां पर यह रिएक्शन हो रही है. 27 एम्पियर करंट पास किया गया 24 घंटे के लिए और 1 kg ऑफ MnO2 मिला है. हमें बताना है करंट एफिशिएंसी कितनी है और साथ में हमें बताना है एनोड और कैथोड रिएक्शन. तो एनोड और कैथोड रिएक्शन तो बड़ी आसानी से बताया जा सकता है. वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन हो रही होगी और प्लस H2O MnO2, that would be the reaction taking place. कुछ वहां पर इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी. एनोड कैथोड रिएक्शंस. अब इसी समय हमें करंट एफिशिएंसी को निकालना है. तो हम सबसे पहले कहते हैं कि इतने करंट से इतने समय के लिए कितना मास इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए था. कितना मास इलेक्ट्रोलाइज होना चाहिए था. यह जो वजन दिया है, यह जो वजन दिया है 1 kg, इतना मास इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, वाकई में इतना हुआ है.
पर फैराडे लॉ के हिसाब से 27 एम्पीयर अगर पास करेगा 24 घंटे के लिए तो कितना मास इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए था उस बात को निकाला जाए। तो हम कहते हैं मास इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। Z इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन N। अब यहां पर साफ साफ 86.9 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। Z की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। M सॉरी दैट्स 1 फैराडे साथ में आएगा, तो 86.9 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 27 एम्पीयर का करंट है, 24 घंटे मतलब इतने सेकेंड्स। एंड लेट मी कैलकुलेट इट। मैं इसी समय इसको कैलकुलेट कर कर लिख देता हूं। 86.9 by 2 into 96500 and multiply by 27 multiply by 24 multiply by 3600 gives 1050.36 ग्राम। इतना मास इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए था, थियोरेटिकल मास, दैट इज माय थियोरेटिकल मास। इतना मास एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइज हुआ नहीं है। कितना केजी हुआ? 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं करंट एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं हम ईटा से, और इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल मास अपॉन थियोरेटिकल मास। ये बात मैंने सिखाई थी, बताई थी करंट एफिशिएंसी के लिए। तो एक्चुअल मास कितना है? 1000 ग्राम। कितना होना चाहिए था? into 100 and approximately you will sort out it, you will get 95%. That would be the efficiency of that electrolytic cell. इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यह एफिशिएंसी होगी, that means it is 95% efficient। 5% वह एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाकी 95% इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है केमिकल एनर्जी। That simply means कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी करा जाए, फिर मैं इसी समय कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 6, एडवांस लेवल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 6। प्लीज स्टार्ट ट्राइंग दैट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 6। फटाफट उसको ट्राई करा जाए। Now what does question says? Question says how many grams of silver
could be placed out on a serving tray by electrolysis of solution containing silver in +1 oxidation state. For a period of 8 hours at a current of 8.46 ampere. What is the area of tray if thickness of silver plating is 0.0025 centimeter and density of silver is 10.5 gram per centimeter. That is my question. बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझा जाए. क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस करा जा रहा है सिल्वर के सॉल्यूशन का. उसके अंदर जो सिल्वर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कितना सिल्वर could be placed out on a serving tray. कितना सिल्वर उस सर्विंग ट्रे पे ऑब्टेन करा जा सकता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर? सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर जिसके अंदर सिल्वर किस स्टेट में है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. कितने समय के लिए? 8 आवर्स के लिए. कितना करंट पास हो रहा है? इतना करंट पास हो रहा है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रे इफ द थिकनेस ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज इतना एंड डेंसिटी इज इतना. जो ट्रे था उसका एरिया कितना होगा अगर डेंसिटी इतनी है? तो सबसे पहले मास निकाल लेते हैं सिल्वर का जो डिपॉजिट हुआ होगा. m z i इंटू t. अब सिल्वर के लिए सबसे पहले z निकाल लिया जाए. इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे. इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का 108 अपॉन 1. n की वैल्यू 1 होगी सिल्वर के लिए क्योंकि हम जानते हैं सिल्वर कैसे ऑब्टेन्ड होता है. तो 108 अपॉन 96500 into I is for 8.46 amperes and time is for 8 hours. Let me calculate it. मैं इसी समय इसको कैलकुलेट कर देता हूँ and it's come out to be 272.18 ग्राम. 272.18 ग्राम. इतना मास सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइज हुआ होगा, इतना मास सिल्वर का डिपॉजिट हुआ होगा, इतना मास सिल्वर का Ag+ से Ag बन गया होगा. तो मास आ गया सिल्वर का जो डिपॉजिट हुआ है. अब मेरे पास डेंसिटी गिवन है. तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी है? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
मास इज 272.18 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आ जाएगी, कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है इन वॉल्यूम। $10.5 ग्राम let me calculate it and it come out to be 25.92 centimeter cube। इतना वॉल्यूम सिल्वर का वहां पर डिपॉजिट हुआ होगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द प्लेट। जो प्लेट है, प्लेट पर सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है प्लेट पर, इतना वॉल्यूम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, उस प्लेट का एरिया निकालना है। तो प्लेट का एरिया कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ दैट प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट इनटू थिकनेस ऑफ सिल्वर। जितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है उसकी थिकनेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, दैट वुड बी द वॉल्यूम। अब एरिया ऑफ प्लेट कितना है हमें निकालना है, थिकनेस हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता है। तो एरिया ऑफ प्लेट comes out to be volume upon thickness, जितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, वॉल्यूम इज 25.92 सेंटीमीटर क्यूब, थिकनेस इज 0.0025 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सॉर्ट आउट इट कर लीजिए, यहां से आपको एरिया मिल जाएगा। लेट मी सॉर्ट आउट इट, That's come out to be 1.2 into 10 की पावर 4। मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, इतना एरिया वहां पर उस प्लेट का रहा होगा। भाई बड़ा आसान तरीका एरिया निकालने के लिए, जो प्लेट है इसके ऊपर सिल्वर आता जा रहा है, तो जितना सिल्वर आया उसकी वॉल्यूम पता है मुझे, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ दैट प्लेट इनटू थिकनेस, कितनी मोटाई है चौड़ाई है वो वॉल्यूम होगा। तो एरिया ऑफ प्लेट मुझे निकालना है, वॉल्यूम मुझे पता है और थिकनेस मुझे पता है, निकाल दिया। प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, बड़े ध्यान से देखा जाए। और आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगला, आज का इनफैक्ट आखिरी लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसको बड़े ध्यान से देख लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। कॉपी डाउन फास्ट। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल, आज का प्रॉब्लम नंबर 9 इन योर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। Last numerical, what does says a current of
1.57 ampere is passed through 300 ml of 0.16 molar solution of zinc sulfate. For 230 seconds with a current efficiency of 90%. Find out the molarity of Zn2 plus after deposition of Zn. After deposition of Zn. Assuming that volume of the solution remain constant. Assuming that volume of solution remain constant. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1.7 एम्पियर का करंट पास करा जा रहा है 300 ml सॉल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी 1.16 है। किसका सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट का। कितने समय के लिए करंट पास करा जा रहा है? 230 सेकंड के लिए। करंट की एफिशिएंसी कितनी है? 90%। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ Zn आफ्टर डिपोजिशन ऑफ Zn। Zn2 प्लस की मोलैरिटी बतानी है जब वहां पर Zn का डिपोजिशन हो चुका है। जब कुछ Zn कैथोड पर डिपॉजिट हो चुका है तो उसके बाद डिपोजिशन के बाद इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद वहां पर Zn की मोलैरिटी बतानी है, Zn प्लस की मोलैरिटी बतानी है। मतलब सॉल्यूशन होने के बाद जो इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद जो सॉल्यूशन बचा है उसकी मोलैरिटी को मुझे बताना है। ठीक है, मैं कहता हूं हमें करंट एफिशिएंसी गिवन है 90%, मास टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, जितना मास इलेक्ट्रोलाइज्ड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फैराडेज। सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। Z मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 65/2 × 96500। कितने समय के लिए करंट पास किया जा रहा है? 230 सेकेंड्स। और मैं इसी समय भी पहले इसको कैलकुलेट कर लिख देता हूं। That's come out to be 0.131625. 0.131625. That mass should be electrolyzed. इतना होना चाहिए था पर इतना हुआ नहीं है। एफिशिएंसी कितनी है? 90%। वहां पर कुछ करंट वेस्टेज हो जा रहा है, हम कहते हैं ईटा। एक्चुअली मास डिपॉजिट, एक्चुअली मास इलेक्ट्रोलाइज्ड अपॉन थियोरेटिकल मास। तो थियोरेटिकल मास हम निकाल चुके हैं, अब हम एक्चुअल मास निकालेंगे। n is 90%, मतलब 90/100, और एक्चुअल थियोरेटिकल मास कितना है? 0.131625। यहां से एक्चुअल मास आ जाएगा, एक्चुअल मास ऑफ Zn डिपोजिटेड। लेट मी कैलकुलेट इट। इसी समय इसको फटाफट कैलकुलेट कर लिया जाए। It will come out to be 0.1184
0.1184 एक्चुअल मास। और अगर मैं मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ Zn एक्चुअली डिपॉजिट, वाकई में कितने मोल्स डिपॉजिट हुए हैं Zn के, तो इट्स कम आउट टू बी 0.1184 अपॉन 65 and it will come out to be, let me calculate it, 0.00182 इतने मोल्स एक्चुअली में डिपॉजिट हुए हैं। इनिशियली मोल्स कितने थे? इनिशियली मोल्स ऑफ Zn 2+। मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो इनिशियल मोल्स आ जाएंगे 0.160 इंटू 0.3। भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वही लगा है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में, यहाँ मिलीलीटर में गिवन है, ml में, तो लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 0.3 आ गया। 300 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0.3। तो मोल्स इनटू वॉल्यूम विल गिव मोल्स। कितने मोल्स आ गए? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। दैट इज कैपिटल है, .160 will get 0, 3 6 18, 3 1 3, 0.0480 that much with the initially moles। इतने इनिशियल मोल्स थे Zn के। जब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा था, इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले इतने मोल Zn2+ के थे सॉल्यूशन में। अब इतना Zn2+ डिपॉजिट हो गया, इतने मोल्स Zn2+ के डिपॉजिट हो गए, तो कितने मोल्स बचे हैं? रिमेनिंग मोल्स ऑफ Zn2+ 0.0480 माइनस 0.00182। यहां से विल सॉर्ट आउट इट, यू विल गेट, मैं कर देता हूं, 0.0480 माइनस 0.00182 8 0.0618। और अब मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी विल बी 0.0618 अपॉन 0.3। उसने बोला है वॉल्यूम सॉल्यूशन की कांस्टेंट मान लिया जाए वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आया, पहले जितनी वॉल्यूम थी अब भी उतनी ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम पहले 300 ml थी, अब भी 300 ml, मतलब 0.3 लीटर्स। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? इनफैक्ट यू विल सॉर्ट आउट इट एंड गेट योर आंसर। दैट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद जो सॉल्यूशन बचा है, जब जिंक डिपॉजिट हो गया है उसके बाद जो सॉल्यूशन बचा है उसकी इतनी मोलैरिटी होगी। That would be the molarity of the remaining solution. In fact, that's all about the quantitative aspect of electrolytic cell. मैंने quantitative aspect of electrolytic cell आज के लेक्चर में पूरा खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैंने फेराडेज के लॉ पढ़ाए दोनों, और उसके बाद मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करी। पहले कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और फिर अब अंत में कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम। That finishes with the quantitative aspect of electrolytic cell, and that's all for the today. And in my next lecture we'll start second part of that chapter, that is electrolytic cell. अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट कराऊंगा and we'll start discussing about it. आज के लिए काफी है। That's all for the today. Bye bye.